नमस्कार दोस्तों। फिलीपींस एक ऐसा देश जो मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना जाता रहा है, हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना जाता रहा है। काफी हजारों इंडियन स्टूडेंट वहां गए और वहां से आके आज सक्सेसफुली इंडिया में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बट एफएमजीएल रेगुलेशन जिस दिन आया 18 नवंबर 2021, सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा परेशान रहा तो वो रहा फिलीपींस का बच्चा। और इस पूरे प्रोसेस में 10,000 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट जो थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके डिग्री को, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ा संकट आ गया। 10,000 से ज्यादा, बहुत बड़ा कैंपेन हुआ, बहुत ज्यादा एनएमसी के साथ संघर्ष हुआ, लीगल पिटीशंस हुई। बट ये हुआ क्यों? इसके होने का कारण क्या था? एनएमसी ने जो रूल इंप्लीमेंट किया ये उन बच्चों पे भी इंप्लीमेंट कर दिया जो 2021 इस रेगुलेशन के आने से 2 साल पहले वहां गए हुए थे, जिनको पता भी नहीं था कि कल को 2 साल बाद कोई ऐसा रेगुलेशन आएगा। और उस रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के कारण, क्योंकि ये बच्चे जो बीएस करके फिर एमडी में जाते, क्योंकि फिलीपींस में पहले बीएस है फिर एमडी है, तो फिलीपींस ने बोला अगर आप बीएस कर रहे हैं और आप एमडी में नहीं आए इस डेट तक तो आप पे लागू हो जाता है कानून। और इस कानून का लागू होने का मतलब ये होता है कि फिलीपींस का जो मेडिकल एक्ट है उसके अंदर आपको परमिशन करने की, लाइसेंस की परमिशन नहीं मिलती थी उस टाइम पे। तो ये सारे बच्चों ने लड़ाई की, लेकिन समहाउ लीगल पिटीशन हुई, सब कुछ हुआ, एक बहुत इमीडिएट सोल्यूशन नहीं मिल पाया। लेकिन आज एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ। फिलीपींस ने अपनी कंट्री के लेवल पे अपने मेडिकल एक्ट, जो उनका मेडिकल एक्ट है उसके अंदर कुछ संशोधन किए, और ये संशोधन अगर लागू में आ जाते हैं तो इंडिया के सारे बच्चे अगेन फिलीपींस में अपनी पोटेंशियल डेस्टिनेशन के फॉर्म में जा पाएंगे। तो पहली बात तो आप देखिए, सारे मीडिया हाउसेस में एंड टू एंड ये न्यूज काफी सरगर्मी से चल रही है कि फिलीपींस ने अपने मेडिकल एक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आइए एक न्यूज आर्टिकल को देखते हैं। इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स कैन नाउ प्रैक्टिस मेडिसिन इन फिलीपींस। और क्या कहा गया है? Philippines has recently amended Philippines Medical Act of 1959, which will allow Indian students to register and practice medicine in the country. The policy change, which is approved by the House of Representatives, will significantly benefit Indian medical students pursuing their MBBS degree in the Philippines. तो ये कहा गया है कि ये जो प्रस्ताव है ये फिलीपींस के काउंसिल में आया है, कांग्रेस में आया है और ये अप्रूव हुआ है और इससे काफी बच्चों को फायदा मिलेगा। इसी चीज को आइए हम फैक्ट चेक करते हैं और एक कॉन्टेम्पलेटिव एनालिसिस करते हैं कि इसका कितना फायदा बच्चों को मिलने जा रहा है। सो दोस्तों, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये जो मेडिकल एक्ट का जो अमेंडमेंट आया है, पहले तो हम इसकी बात करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो ये वेबसाइट है, फिलीपींस गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप भी लॉग इन कर सकते हैं legacy.senate.gov.ph। तो जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो नीचे आपको ये एक सेक्शन मिलेगा, दैट इज बिल्स एंड रेजोल्यूशंस नंबर, और यहां पे आप डालिएगा 2678। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या कहा गया? दिस इज एन एक्ट अमेंडिंग सर्टेन सेक्शन ऑफ रिपब्लिक एक्ट ऑफ 2382 एज अमेंडेड, अदरवाइज नोन एज द मेडिकल एक्ट ऑफ 1959। तो इस सेक्शन के अंदर, अपने मेडिकल एक्ट के अंदर इन्होंने चेंजेस किए। क्यों किए? इसीलिए किए कि जो फॉरेन बच्चे जो इंडिया में नहीं आ पा रहे थे, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स काफी बड़ी इकोनॉमी चलाते हैं आज की डेट में। इतना नंबर है इंडियन स्टूडेंट्स का कि कंट्रीज आज की डेट में आर कंपेल्ड टू मेक द चेंजेस इन देयर रेगुलेशन। इट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी, राइट? और अब चेंजेस क्या किए गए इनको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं एक्चुअल स्टेटस क्या है। सो जैसा अभी मीडिया हाउसेस बोल रहे हैं कि ये पास हो चुका है, रेजोल्यूशन अप्रूव हो चुका है, थोड़ा ऐसा नहीं है, मैं करेक्शन कर देता हूं। ये बिल अभी प्रेजेंट किया गया है बट इट इज पेंडिंग इन द कमिटी। बट आप इसको थोड़ा इस तरह से एनालाइज करिए कि अगर ये बिल प्रेजेंट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, हाउस ऑफ कांग्रेस द्वारा, सो डेफिनेटली इसके पीछे काफी होमवर्क है, इसके पीछे काफी रिसर्च है, काफी कंसेंसस बनाई गई है। जितना भी टाइम लगेगा बट इवेंचुअली पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि ये बिल इवेंचुअली पास होगा, और जब ये बिल पास होगा तो इससे बहुत मेजर बेनिफिट इंडियन बच्चों को मिलेगा। तो अगर हम यहां पे क्लिक करेंगे, इस डाउनलोड सेक्शन में क्लिक करेंगे, तो फाइनली आपके सामने ये जो बिल है इसका पूरा ड्राफ्ट खुल जाएगा। हम इसी ड्राफ्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो देखिए क्या कहता है ये बिल। अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ रिपब्लिक एक्ट ऑफ 2382 एज अमेंडेड, अदरवाइज नोन एज द मेडिकल एक्ट ऑफ 1959 फॉर द अदर पर्पसेस, राइट? अब ये 1959 मेडिकल एक्ट की बात हो रही है तो जानना जरूरी है कि 1959 का मेडिकल एक्ट दिखता कैसा है। रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस मेडिकल एक्ट ऑफ 1959, जिसके अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स, एंड दिस इज रिपब्लिक एक्ट नंबर 2382 जो बार बार यहां पे बोला जा रहा है। अब समझते हैं क्या क्या सेक्शंस में चेंज लाया जा रहा है और क्यों ऐसा चेंज लाया जा रहा है, जिससे जो एक बाधा थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वो दूर हो जाएगी, राइट? सो देखिए, तो चेंज लाया गया है, वो लाया गया है सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 के अंदर।
और अब अंडरस्टैंड करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन के टेक्निकल चेंजेस क्या हैं। ओके, सो दोस्तों सेक्शन 6 ये था आपका, राइट। और सेक्शन 6 ये कहता था आपको यहां पे, यस, मिनिमम रिक्वायर्ड कोर्स, स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू द मेडिकल कोर्स मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री, दे मस्ट हैव अ बैचलर of science, bachelor of arts degree or equivalent and have taken 4 years of the following subject, जो दिखाए गए हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। फिलीपींस फॉलो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, राइट। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में अगर आप जाते हैं, इन केस इफ यू वांट टू डू योर मेडिसिन इन यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट यू हैव टू परस्यू योर प्री मेडिसिन। प्री मेडिसिन के बाद यहाँ पे आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, जैसे फिलीपींस के केस में इसे एनमैट बोलते हैं और यूएस के केस में इसे एमकैट बोलते हैं, राइट। जब आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं देन यू गेट इनटू योर मेडिसिन प्रोग्राम। तो पहले आप प्री मेडिसिन करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर आप मेडिसिन में आते हैं, राइट। अब यहाँ पे यही बोला जा रहा था कि पहले आपको अपना ग्रेजुएशन करना है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया है, आइए अमेंडमेंट देखते हैं। सो अमेंडमेंट ये किया गया है, द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन शैल बी अंडरटेकन फॉर 6 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। तो यहां पे प्रपोज किया गया है कि बीएस प्रोग्राम को हम खत्म कर देते हैं या फिर हम इसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना देते हैं, विच इज बीएसएमडी इंटीग्रेटेड। बट ये ड्यूरेशन जो होगी वो 6 ईयर की होगी, जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी। और इसमें बोला गया है कि जो चैट अप्रूव मेडिकल स्कूल्स हैं, दे आर अलाउड टू अडॉप्ट अ करिकुलम दैट इज कंसिस्टेंट विद एकेडमिक फ्रीडम विजन फ्रॉम द साउंड टीचिंग, राइट। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये तो सारा आप समझ गए, राइट। सो इंपॉर्टेंट यही था कि बीएस को हम 4 साल का नहीं करके वी विल हैव अ इंटीग्रेटेड और अ 6 ईयर प्रोग्राम, तो ड्यूरेशन टोटल 6 साल की होगी। फिर दूसरा अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 का क्या बोलता है, पहले आइए सेक्शन 7 को समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों ये है आपका सेक्शन 7, राइट। सेक्शन 7 में जो पॉइंट आता है, में पहले अमेंडमेंट पढ़ते हैं, राइट। द मेडिकल कॉलेज में एडमिट एनी स्टूडेंट टू द डॉक्टर, बोथ फिलिपिनो एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट, सब्जेक्ट टू अ रीजनेबल रिक्वायरमेंट विच शैल इंक्लूड सबमिशन ऑफ अ सर्टिफिकेट शोइंग कंप्लीशन ऑफ, मतलब आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी डिग्री की होनी चाहिए, गुड मॉरल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहां पे पहला था कि एनमैट जो है आपका, वो भी आपका रिजल्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, एनमैट और इक्विवेलेंट। तो पहले क्या था दोस्तों, जो पहले मेडिकल एक्ट था उसके अंदर आपका एनमैट कंपलसरी हुआ करता था। अब यहां पे इन्होंने अमेंडमेंट किया कि या तो आपके पास एनमैट हो और इट्स इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एनी अदर रीजनेबल रिक्वायरमेंट एज मे बी डिटरमाइंड बाय द चैड, है ना, एंड द मेडिकल स्कूल्स इन द एक्सरसाइज ऑफ कैट। मतलब अगर आप इंडिया से नीट की एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो हो सकता है इन द टाइम्स टू कम आफ्टर दिस अमेंडमेंट आपको एनमैट पेपर की देने की जरूरत ना पड़े। तो दिस इज द सेकंड अमेंडमेंट, जो बहुत मेजर आपका अमेंडमेंट होने जा रहा है और जो बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रीडम देगा इस केस के अंदर, राइट। थर्ड अमेंडमेंट जो यहां पे आता है दोस्तों, वो आता है सेक्शन 8 के अंदर, राइट। और सेक्शन 8 के अंदर क्या बोलते हैं, पहले सेक्शन 8 यहां पे देखते हैं, ठीक है। सेक्शन 8 बोलता था ओरिजिनल एक्ट के अंदर, prerequisite to the practice of medicine, no person shall engage in the practice of medicine in the Philippines unless he has 21 years of age, has satisfactorily passed the corresponding board examination, right, जिसे PLE बोलते हैं, physician licensing exam, and is the holder of valid certificate of registration duly issued by him by the board of medical examination। तो जो बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो सर्टिफिकेट देगा उसी के बाद वो बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। यहां पे इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है, राइट। कैटेगराइजेशन यहां पे क्या किया गया है, देखिए, अ स्टूडेंट he can hold a valid permanent, okay, permanent, special, temporary, provisional permit issued by the board of examination unless exempted by this act or related laws holding any of the foregoing certification। मतलब अगर एक कंट्री आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन, तो देखिए देने में हर कंट्री को इशू है क्योंकि वो नहीं चाहते वहां पे प्रैक्टिस करें, लेकिन एनएमसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। दैट मींस आप कुछ टाइम के लिए वहां प्रैक्टिस करके आगे अपनी चीज को आगे फोरगोन कर सकते हैं, राइट, विच इज रिक्वायर्ड। इसीलिए यह क्लियर दिया गया है कि अगर हम परमानेंट चाहे परमानेंट भी दे सकते हैं, स्पेशल भी दे सकते हैं और टेम्परेरी या प्रोविजनल भी दे सकते हैं कि आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आप साल भर के लिए प्रैक्टिस करिए, 2 साल के लिए करिए, उसके बाद आप आगे अपना पाथवे अज्यूम कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था चेंज आपका जो अमेंडमेंट दिया गया है। उसके बाद जो चेंज किया गया है वो सेक्शन 9 के अंदर किया गया है। सेक्शन 9 इज द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, जिसकी वजह से बच्चे फॉरेन इंडियन स्टूडेंट फिलीपींस में लाइसेंस नहीं पा सकते थे। तो आइए पहले सेक्शन 9 को अंडरस्टैंड करते हैं। सेक्शन 9 क्या बोलता है।
सेक्शन 9 के अंदर जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन थी फ्रेंड्स, वो मैं आपको समझाता हूं। कैंडिडेट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, या क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब की गई थी, जिसमें पहली कंडीशन ही थी जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल कंडीशन। रेसिप्रोकल कंडीशन जो इंडिया फिलीपींस के साथ फॉलो नहीं करती थी, इस कारण इंडियन बच्चों को अलाउड नहीं था पीएलई के एग्जाम और लाइसेंसिंग एग्जाम लिखने के लिए। ही शैल बी द सिटीजन ऑफ फिलीपींस और सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री हु हैज सबमिटेड कॉम्पिटेंट एंड कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है? कंफर्म बाय द डीएफए फॉरेन अफेयर शोइंग दैट, अब समझिए, शोइंग दैट हिज कंट्रीज एग्जिस्टिंग लॉ permit citizen of the Philippines to practice medicine under the same rules and regulation governed by the citizens. That means अगर आप हमसे मांग रहे हैं कि हम आपको अपने बच्चे को प्रैक्टिस करने दें, तो आपको भी वो रेसिप्रोकल, आपको भी वो व्यवहार हमारे को देना पड़ेगा। That is known as reciprocal, जो इंडिया फॉलो नहीं करती थी, रेसिप्रोसिटी, जिस कारण से सारी प्रॉब्लम आई थी। और अब आप करंट सिनारियो में देखिएगा दोस्तों, फिलीपींस ने जो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है उसको यहां पे हटा दिया है, राइट। और यहां पे वो क्या बोलते हैं, क्या कंडीशंस हैं? ऑल एप्लीकेंट्स फॉर द फिजिशियन लाइसेंसिंग एग्जाम मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन एंड नन ऑफ द क्वालिफिकेशन आर एज फॉलोज एंड राइट डिसक्वालिफिकेशंस। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ फिलीपींस और अ फॉरेन कंट्री हु इज अ होल्डर ऑफ द डिग्री ऑफ एमडी, जिसके बाद एमडी की डिग्री हो, और इक्विवेलेंट कंफर्म बाय द ड्यूली चेक्ड रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो उसके पास एमडी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। He should be the citizen of Philippines or foreign country, है ना, who has acquired the doctor degree, doctor मतलब MBBS, MD degree, which is recognized by the Philippines. He should be mentally sound and he has not been convicted by any court, और उसने अपना he has completed 1 year of internship। आप समझ रहे हैं, ये रूल जो था रेसिप्रोकल रूल, उसको यहाँ कंप्लीटली हटा दिया गया है, और यही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो इस एक्ट को इंपॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि फिलीपींस चाहता है हजारों बच्चे जो इंडिया आते थे वो आए, उनके एजुकेशन का फायदा लें और उनकी इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट अप करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यही है जो एक्ट जिसकी बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द ओनली कंट्री, बाकी जगह जनरली एडवाइजरीज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ रही है, बट इज द ओनली कंट्री फिलीपींस जो फुल फॉर्म अपनी कंट्री के मेडिकल एक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन ले आया, जो बहुत बड़ी बात है। और मैं नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं तहे दिल से एक्नॉलेज करता हूं सारे लोगों का एफर्ट्स, जिन्होंने इस पीछे एफर्ट दिया, लगे रहे, काफी लीगल काउंसिल्स को हायर किया, बहुत डीप ओपिनियंस ली, एंड फाइनली एक जो आउटकम आ रहा है इस फॉर्म में आ रहा है। सो दोस्तों, कोशिश की गई थी आपको बताने की और समझाने की कि जो ये सिचुएशन थी आपकी, जो 10,000 बच्चे बेचारे परेशान थे, आज अगर ये हो जाता है तो इनसे इन सारे बच्चों को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा जो 21, 22, 23 में थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति में थे। नए बच्चों को तो एडमिशन में मिलेगा, लेकिन पुराने बच्चों को रिलीफ मिलेगा, रिप्राइव मिलेगा। इसी के साथ मैं आज का ये कंटेंट खत्म करता हूं। आई बिलीव करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक पॉजिटिव न्यूज है जिसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन हाँ, नए बच्चों के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा और वेट एंड वॉच करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यस, उम्मीद पूरी है कि इसका एक पॉजिटिव डायमेंशन आ सकता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग गेट माय यूनिवर्सिटी। आपको हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें मोटिवेट करते रहें। वी रियली लाइक जब आप हमें अपने कमेंट्स के फॉर्म में हमारे एफर्ट को सराहना करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लिखिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपके एक एक सवाल का जवाब देने की। थैंक यू। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.